जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो। हम और हमारी ज़रात के नए एपिसोड के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं। आपकी जो राय होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। इस प्रोग्राम में आप शमूलियत जो इख्तियार करते हैं, प्लस हमारे जो किसान मददगार के चैनल के थ्रू, और जो आपकी जो सवाल होते हैं वो हमारे लिए बड़े ही ज़रूरी हैं। और इस सिलसिले में तमाम जो किसानों का जो भी इनसे रिलेटेड शोबा से वाबस्ता लोग जो हमारे साथ अपना पैगाम भी देते हैं, प्लस अपनी राय का इजहार करते हैं, प्लस इसे लाइक करते हैं, इन सब का शुक्रिया अदा करेंगे। क्योंकि आज हम जब इस प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं तो आपकी राय की बदौलत अब हम इसमें थोड़ा सा प्रोग्राम के अंदर चेंज भी करेंगे जी। चेंज में ये करेंगे कि अब हमने सोचना है, ये तो हमने पिछले काफ़ी अरसे से हम ये बात कर रहे होते हैं मौजूदा हालात पे और फ्यूचर पे, क्योंकि ये प्रोग्राम ना सिर्फ के ज़राअत बल्कि सनत, तिजारत और इससे वाबस्ता तमाम दीगर शोबे, उनके लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन देता है। और इस प्रोग्राम को मज़ीद हमने ये है कि वो इसको ऐसा करना है कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो फ़ायदा उठा सकें। तो इस सिलसिले में अब ये हमने फ़ैसला किया है कि इसके अंदर एक नया सेगमेंट ऐड किया जाए, जिसमें कि जो इंटरनेशनल, यानी कि हमारा मुल्क एक ज़रूरी मुल्क है जिसको कि यहाँ से ज़राअत की जो भी हमारी मसनूआत हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जानी चाहिए बाहर के मुल्कों को, ताकि उसमें मुल्क का भी भला हो और इसके साथ साथ किसान और दीगर जो लोग वाबस्ता हैं उनकी भी कम अज़ कम जो कमाई का ज़रिया है और उनकी कमाई में बेहतरी हो सके और मुल्क जो है वो आगे बढ़ सके। तो इसमें अब जो है वो फ्यूचर जो ट्रेंड नज़र आते हैं, जो मुस्तकबिल में जो सौदे हो रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे कि अमेरिका में या चाइना में या इस सिलसिले में यूरोप में या कि इवन खलीजी मुल्कों में, वहाँ पे क्या हमारे लिए जो हम कह लें कि अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि वो मौक़े जिससे कि हम फ़ायदा उठा सकते हैं और हमारा किसान उठा सकता है, उस पर भी बात करेंगे। तो पहले जी बात शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम की, और सिलसिला शुरू करते हैं कि गंदम की बिजाई हो रही है। 15 नवंबर गुजर गई है। 15 नवंबर के साथ साथ अब जो है पछीती काश्त, यानी कि जो गन्ने वाले काश्तकार हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन खाली कर रहे हैं, उनको देख के अब हम कह रहे हैं कि आप हमें जो है वो अपना बीज आप लगाएंगे तो बीज वो लगाइए जो कि उस काश्त के लिए बेहतर हो। यानी कि वो वाला बीज हरगिज़ नहीं लगाना चाहिए जो कि आपके अगीती काश्त के लिए हो। तो इस सिलसिले में क्योंकि उसकी पैदावार कम होगी, मौसमी असरात, ठंड होगी, अभी जो फ्रॉस्ट जिसे हम कोहरा कहते हैं उसकी जो मार पड़ेगी, तो इस सिलसिले में आपसे यही दरख्वास्त थी कि आप उसमें वही बीज लगाएं। इसमें मुख्तलिफ बीज हैं, जैसे कि पुराने अगर देखा जाए तो वैराइटीज़ में फैसलाबाद है, और जो नई वैराइटीज़ यहाँ थोड़ी इस्तेमाल शुदा हैं, ज़्यादा उनको देर नहीं हुई लेकिन बहुत बेहतर रिज़ल्ट आ रहे हैं, उसमें अकबर की वैरायटी है, इसको ज़रूर देखें आप। इस सिलसिले में अगर किसान मददगार के चैनल से और किसान दुकान के प्लेटफॉर्म से आपको किसी भी किस्म की अगर कोई ज़रूरत समझते हैं तो हमारी जो है खिदमात हाजिर हैं, हमारे ये चैनल्स भी हाजिर हैं, प्लस आपको बेहतर बीज की फरहमी और इसके साथ साथ पैदावारी खसूसियत के साथ पूरे सीज़न इस पर एडवाइजरी भी मिलेगी, तो उसको ज़रूर आप देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात हो जाए कि डीएपी तो चलें आपने डाल ली या कर लिया, यूरिया का क्या सिचुएशन है। यूरिया आपको पता है कि 2 महीने 3 महीने के लिए प्लांट बंद हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी बड़ी कंपनी का हो, छोटी कंपनी का हो। छोटी कंपनियों पे भी बात करते हैं आज कि उनके क्या मसले मसाइल आ रहे हैं और हम क्या उसमें देख रहे हैं, क्या उसमें कोई हल निकल सकता है। लेकिन बड़ी कंपनियों की भी गैस बंद हो जाएगी। गैस बंद होने से क्या होगा, यूरिया की पैदावार नहीं होगी। यूरिया की पैदावार नहीं होगी तो फिर आपको लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा, और एक बार फिर इस ठंड में इतनी जब फसल आपकी तैयार है उसको यूरिया की रिक्वायरमेंट है, तो गवर्नमेंट ने अब सोचा है जी कि वो अज़रबैजान, चीन और इसके साथ साथ दीगर ममालिक से वो बात करें और गवर्नमेंट के बेसिस के ऊपर वो 2 लाख टन यूरिया जो है वो पाकिस्तान में इंपोर्ट करें। लेकिन इसकी जो कीमत नज़र आ रही है, कीमत जो है वो बहुत एक ज़्यादा है, तकरीबन $400 पर मेट्रिक टन पे पड़ रहा है। यानी कि ये जो किसान को और ये खर्चे डाल के जो मिलेगी, हुकूमत को ये देना पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल भी हुकूमत ने जो यूरिया इंपोर्ट किया था वो ज़ायद कीमत पे किया था और उस पर फाइनेंसिंग करनी पड़ी थी गवर्नमेंट को, और वो सब्सिडी देकर देना पड़ा था। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ था कि
हुकूमती ख़र्चों से तो वो चीज़ चली गई, लेकिन हुकूमत ने ज़ाहिर है पैसा लेना है, तो पैसा लेते वक्त जब टैक्स या 18% GST या इवन जो बाकी टैक्सेस हैं उसके ऊपर जो उसकी, या पेट्रोल के ऊपर सबसे बड़ा जो टैक्स लगता है वो हुकूमत ने हर आदमी से लिया है। तो सब्सिडी जो थी वो क्या पहुंची कि नहीं पहुंची उस छोटे किसान को, लेकिन ख़र्चा सब ने उसका बर्दाश्त किया। तो ये इस किस्म की, जब तक कि हमारे पास कोई डेटा नहीं होगा, हमारे पास कोई फ्रेमवर्क नहीं होगा, हमने पहले भी बात की है, मिनिस्ट्री ऑफ IT, मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी, इस तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इनके पास ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं हैं तो फिर ये इस तरह से सिलसिला चलता रहेगा और ये हम नुकसानात बर्दाश्त करते रहेंगे, और इसके साथ साथ हमारी ज़राअत भी इससे जो है वो मुतासिर होगी। तो अगर आप देखें कि आपको अगर इतनी महंगी यूरिया मिल रही है तो यूरिया की फिर टारगेटेड सब्सिडी रहनी चाहिए। टारगेटेड सब्सिडी से मुराद क्या है, यानी कि छोटे काश्तकार 12 एकड़ या उससे कम, उनको सबसे पहले देनी चाहिए। ये ना हो कि ये यूरिया जो उनसा है ये छोटे काश्तकार की बजाय बड़े काश्तकारों को मिल रहा हो। इसके अलावा जो यूरिया अफ़गानिस्तान या दीगर ममालिक में स्मगल हो जाता है वो काम जारी रहे। तो ये सारी हुकूमत अगर इस तरफ अपनी तवज्जो मबज़ूल कराएगी तभी ये चीज़ हो सकेगा। अभी IT का दौर है, डिजिटल का दौर है, हर चीज़ का एक रिकॉर्ड हो सकता है, लेकिन अगर हमारी नीयत हो तो ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो किसान को सब्सिडी मिलती है उसके ऊपर भी सवालिया निशान हैं। इसके साथ साथ जो किसान कार्ड से डेटा लिया गया है उसके ऊपर भी सब्सिडी देखते हुए हमने ये नहीं कह सकते कि हमने 100% इसको कर लिया है, लेकिन ये चीज़ें हो सकती हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए। अगर इंडिया में 8 करोड़ किसानों, छोटे किसानों यानी कि जिनके नाम पे ज़मीन है और 5 एकड़ से या 2 हेक्टर से कम है, 8 करोड़ ऐसे किसानों को जो मोदी की गवर्नमेंट है वो 6,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से, यानी कि सालाना 6,000 रुपये उनको सब्सिडी देती है, और वो टारगेटेड सब्सिडी होती है। तो वहाँ पे इस किस्म की सूरत हाल उन्होंने काफ़ी डिजिटल किया हुआ है। हम भी कर सकते हैं, सिर्फ नीयत का और अमल करने का जो है वो ज़रूरत है। और ये मसला जो कि यूरिया का है ख़ुसूसन, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हर साल होता है, हर साल ये आपको लाइन में लगना पड़ता है, हर साल किसान शिकायत करता है। इस वक्त कीमत तकरीबन 4,500 से लेकर और 5,500 के दरमियान मुख्तलिफ जगहों के ऊपर यूरिया की हो गई है। लेकिन बात यह है कि अगर हुकूमत मंगवा भी रही है और वो भी अगर किसान को इसी कीमत पे मिलनी है या वो ब्लैक होनी है, तो फिर फ़ायदा क्या होगा इसका। ये हमें अपने वसाइल को भी देखना है, अपनी आमदन को भी देखना है, प्लस हमने अपने मुस्तकबिल को भी देखना है। तो इसके लिहाज से हुकूमत को अब ये देखना पड़ेगा कि क्या छोटा काश्तकार, उसका डेटा उनके पास है। हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है इस सिलसिले में हुकूमती अरकान से, प्लस जो फैसला साज हैं उनसे बात करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, और किसानों को आपके साथ एक मजबूत जो राब्ता होना चाहिए वो कायम करने के लिए। तो किसान मददगार उसमें अपनी जो है वो रोल प्ले कर रहा है और करता रहेगा। अब मूव ऑन करते हैं जी, अगली बात करते हैं कि आगे जो सिचुएशन हमें नज़र आ रही है उसमें कि ये जो स्मॉग और ये बाकी चीज़ें हो रही हैं, इसमें ज़ाहिर है कि मशीनी जो हम आग लगा देते हैं उससे बहुत ज़्यादा माहौल के ऊपर नुकसान आ रहा है। और उसका एक नुकसान की ताज़ा मिसाल देता हूँ। हमारी एक बहुत अच्छी पार्टनर कंपनी है वाइटल एग्री, उनकी प्रोडक्शन लाहौर के आसपास है। उनका जो प्लांट है उनको बंद कर दिया जाता है, या स्मॉग की वजह से लॉकडाउन लगाया गया है। उस वजह से क्या हुआ है, प्रोडक्शन कम हो रही है, प्रोडक्शन उनकी कम हो रही है। तो इस लिहाज से क्या होगा कि उनका जो हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं आप लोगों के, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। लेकिन उसमें ना कंपनी का कसूर है ना हमारा कोई कसूर है, बल्कि क्योंकि ये लॉकडाउन लगाया गया है इससे अब किसानों की फसल पे इसके असरात जो आ रहे हैं। तो हम उन किसान भाइयों से दोबारा दरख्वास्त करेंगे इस हुकूमती इक़दाम के मेरे ख्याल से हक़ में तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन बात इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ये क्या हुआ है कि स्मॉग अगर नहीं होगी तो फिर ये लॉकडाउन नहीं होगा। और लॉकडाउन नहीं होगा तो क्या होगा कि फैक्ट्री चलेगी, और जो अच्छी खाद है, अच्छी जो आप समझ लें कि पोटाशियम हम दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनको जो है वो वक्त पे हमें पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसी तरह ये होगा कि लॉकडाउन की वजह से जो ट्रांसपोर्ट थी वो भी बंद हो गई। अब वीकेंड के ऊपर ट्रांसपोर्ट नहीं चली, पिछली वीकेंड के ऊपर, इससे पिछले वाले पे और लाहौर के आसपास। उस वजह से क्या हुआ कि मेन सप्लाईज़ जो थी वो डिस्टर्ब हुई,
उस वजह से किसानों को जो डिलीवरी होनी थी टाइम पे वो नहीं हो सकी, या उसमें कोई हमें लेट कहीं कहीं पे रिपोर्ट करना पड़ा। लेकिन सब की ये मुश्किलात में इजाफा हुआ, तो इस वजह से मेरे ख्याल में हमें मशीनी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मशीनी भी वो वाली मशीनें जो कि ठीक तरह काम करती हैं। अभी मैं देख रहा था कि वेस्टर्न या जो यूरोपीय ममालिक हैं उन्होंने अभी एक रिपोर्ट की, एक बहुत बड़ा उन्होंने सीडर या प्लांटर लगाया, और प्लांटर का लोड इतना था कि उससे ज़मीन की जो जिसे हम टिलेज कहते हैं या खुदाई कहते हैं कि लो टिलेज नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा उसने ज़मीन की जो कंपोजिशन थी वो ख़राब की। उस वजह से क्या हुआ कि वो जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं वो ज़्यादा हुई। तो हमें मशीनरी भी, अगर आपका फसल और आपकी ज़मीन के मुताबिक आप उसका इस्तेमाल करें, इतना ज़्यादा बोझ उस पर ना डालें कि प्लांटर इतना भारी डाल दिया जाए कि वो इतनी ज़्यादा उसको किस आपने मुतासिर किया ज़मीन को, जिससे कि उसकी पैदावारी खसूसियात डिस्टर्ब हो जाती हैं। उनमें वो अल्लाह ताला की तरफ से जो नेचर ने उनके अंदर खसूसियात रखी हैं उनको ख़राब कर देते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी ज़मीन की पैदावारी खसूसियात ख़राब होंगी, उससे आपकी पैदावार मुतासिर होगी। तो इसका मतलब मशीनी जो काश्त है बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन ज़मीन की जो उसकी असल जो मुदाफ़ियत, उसकी जो कंपोजिशन है उसको देख के हमें उस पर ये काम करना चाहिए। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी प्लांटर लगा लेते हैं, लेकिन प्लांटर का अपना फसल के लगाने के ऊपर जो बोझ है, क्या वो ज़मीन इस काबिल है, तो ये चीज़ें जो सी हैं वो देखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आगे बात करते हैं जी। इंडिया की बात हो रही थी, तो इंडिया में अभी मैं पढ़ रहा था एक बच्चे ने वहाँ पे काम ये किया है जी कि 16 साल का 17 साल का बच्चा, उसने एक किसानों के लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया, जिसमें कि उसने उनको तमाम जो मंडी की सिचुएशन है वो एक वेबसाइट के ऊपर अमीर किसान के नाम से उसने वो बताया, जिसमें कि वो उनको बाहम ये चीज़ पहुंचाता है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें बड़ी खुशाइन है, हमें भी इस किस्म की चीज़ें करनी चाहिए। जो मंडी के रेट हैं वो पंजाब हुकूमत की वेबसाइट के ऊपर आते हैं, लेकिन वो उस तरह से एक उसे आईटी में कहते हैं कि यूज़र फ्रेंडली नहीं है, उनको यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। यानी कि किसान को मजबूत तरीके से एक वक्त में बआसानी जो है वो उसकी जो मंडी की जो दाम हैं उनके मुतालिक आगाह किया जाए, और इसके ऊपर मेरे ख्याल से हुकूमत को बहुत ही तरीके से, बहुत ही डिटेल में, और एक उसे हम कहते हैं रियल टाइम, यानी कि ख़ुसूसन ये है कि जैसे ही जो मंडी के मुकामी रेट हों वो मुकामी रेट किसान तक पहुंच जाएं, ताकि वो अपनी फसल को देख सके। तो इसके ऊपर हुकूमत को सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से उसका इंटरफेस अब बेहतर होना चाहिए, ज़्यादा उसके अंदर जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, प्लस वो किसान को बासानी मुयसर होना चाहिए ये तमाम मंडी की जो सूरत हाल है उस सिलसिले में। आखिर में जी बात करते हैं इंटरनेशनल, जो आखिरी मैंने सेगमेंट कहा था, आखिरी में हम इंटरनेशनल सिचुएशन की बात करेंगे। तो दुनिया में 2-3 फसलें जो सी हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इस टाइम। एक सोयाबीन है, सोयाबीन हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। चाइना सबसे बड़ा जो है वो ग्राहक है अमेरिका और ब्राज़ील के अंदर, लेकिन ब्राज़ील में जो क्लाइमेट चेंज है, मौसमियाती तब्दीलियों से बहुत बुरा हाल हो गया, वहाँ पर ड्राई हो गया। तो वो जो सबसे बड़ा सोयाबीन का पैदावार था वो अब कॉटन की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सोयाबीन की कीमत ऊपर जा रही है। चाइना सबसे बड़ा ग्राहक है, चाइना ख़रीद रहा है, चाइना हमारे पड़ोस में है। अगर ये सोयाबीन कुछ हम लगा लें और वो नॉन जीएमओ सोयाबीन, अभी कुछ वैराइटीज़ भी इसकी अप्रूव हुई हैं, अच्छी बात है, तो मुल्क में अगर हम सोयाबीन पे ले आएँ तो सोयाबीन का फ़ायदा ये होगा कि हमारे साथ ही सबसे बड़ा ग्राहक है, तो हमारे किसान को उसका मजबूत फ़ायदा पहुँचेगा। अगर ये हम सोच लें, ये 3 महीने की फसल होती है, और इसके साथ साथ आपकी जो ज़मीनी जो खसूसियात हैं, नाइट्रोजन का बहुत ज़बरदस्त रिसोर्स है, तो हमें इस चीज़ तरफ आना चाहिए। ये एक वो चीज़ है जो उसके का फ़ायदा नज़र आ रहा है। इंटरनेशनल प्राइस भी इसके ऊपर जा रही है। ब्राज़ील में क्योंकि इसकी काश्त कम हो रही है, तो अगला सीज़न में ये इसकी कीमत होगी ऊपर, प्लस एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी होगा। इसके साथ साथ जो कॉटन के ऊपर, वो सोयाबीन से कॉटन की तरफ जा रहे हैं, तो कॉटन की प्राइस वो भी देख के चलनी है, क्योंकि अभी ये देखा है कि हमने सिंध में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, जैसे लास्ट प्रोग्राम में बात हुई थी। पंजाब में बहावलनगर में बहुत अच्छा काम हुआ है इसके ऊपर, लेकिन क्या हम अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं? जी नहीं। टेक्सटाइल की अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए हमें मज़ीद कॉटन उगानी है, और कॉटन की जो प्राइसिंग है, हुकूमत को मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसकी देनी पड़ेगी, और इस चीज़ को यकीनी बनाना पड़ेगा कि वो उतनी कीमत कम से कम किसान को मिले। इसके ऊपर एक मजबूत निज़ाम चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस भी इसकी जो सी है वो 80
सेंट के ऊपर आ गई है, उसके आसपास है। इसको देखते हुए मेरे ख्याल से ये कुछ फसलें, अभी कॉर्न भी ऊपर जा रहा है, गंदम भी ऊपर जा रही है, जो इंटरनेशनल सिचुएशन है। तो यानी कि गंदम के ऊपर भी अगर हम लगाएं तो हमें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। कॉर्न की कीमत भी बढ़ रही है, तो किसानों को आगे देखते हुए जो हालात हैं उसमें अच्छे पैसे मिल जाएंगे, उनकी फसल जो है वो बेहतर होगी। और इसके साथ साथ मेरे ख्याल में सोयाबीन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, उसको लेके चलें। इस सिलसिले में अगर आपकी कोई राय है, आपके कोई तजावीज़ हैं, तो बिल्कुल आप हमारे प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, पोस्ट को ज़रूर लाइक भी कीजिए, फॉलो भी कीजिए, और हमारे साथ अपने जो ना सिर्फ राय दें बल्कि अपना तजर्बा जो है वो भी शेयर करें। हमारे फ़ोन नंबर्स के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं, प्लस व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी आ सकते हैं। उस नंबर्स आपको भी आ रहे होंगे आपके मेरे इस प्रोग्राम में, इनको ज़रूर फॉलो कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।